भी था। ऑर्थो इफेक्ट, अभी ऑर्थो इफेक्ट क्या है तुम्हारा, बेसिकली ये स्टेरिक इफेक्ट का ही पार्ट है। स्टेरिक इफेक्ट का ही पार्ट है जो अपन ने बेसिसिटी में कल पढ़ा था ना, SI वैसे टाइप का पार्ट है स्टेरिक इफेक्ट है। और ये किधर अप्लाई होगा, ऑर्थो इफेक्ट से अप्लाई होगा तुम्हारा ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके लिए अप्लाई होगा बस। अभी ये होता क्या है देखते हैं। देखो, जैसे कि अगर समझो मेरे पास में कुछ बेंजोइक एसिड है, ठीक है, और मेरे पास में कुछ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऐसा कुछ आर ग्रुप बेसिकली एनी ग्रुप। ये आर जो ग्रुप रहेगा, एनी ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, हमेशा मालूम है ऑर्थो वाला इज मोर एसिडिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला इज मोर एसिडिक देन सिंपल बेंजोइक एसिड वाला। क्यों ऐसा, उसका रीजन ढूंढना है अपने को। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, एक टाइप का स्टेरिक इफेक्ट ही होता है और सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में होता है। और इसमें क्या होता है मालूम है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर जो भी ग्रुप रहेगा तुम्हारा, ऑर्थो पोजीशन पे अगर जो भी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलो, ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, ऑर्थो वाला इज मोर एसिडिक देन दूसरा बेंजोइक एसिड बोलो। क्यों, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो वही समझना है अपने को। ठीक है, उसको समझते हैं अच्छे से अपन। अब देखो, मैंने आपको इधर क्या बताया था जनता, मैंने आपको बताया था इधर ये जो कंपाउंड है तुम्हारा बेंजोइक एसिड जो था, उसका मैंने स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी डोनेट कर सकता है, सॉरी अनएन फॉर्म बताया था डायरेक्टली में, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी डोनेट कर सकता है। तो इसका रेजोनेंस जो भी ड्रॉ किया था अपन ने, तो इसको ऐसे ड्रॉ किया था, O माइनस और ये प्लस चार्ज। तो हमने क्या बोल दिया था भाई, इधर जो ये रिंग रहेगा, फिनाइल रिंग इस प्लस एम बोल दो इसको, प्लस एम बोल दो इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, विद कार्बोक्सिलेट, रेजोनेंस विद कार्बोक्सिलेट। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी around carboxylate anion, it will increase electron density around carboxylate anion, hence conjugate base stability decreases, ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ क्या बताया मैंने आपको, मैंने क्या बोला आपको कि भैया जब भी ऐसा कुछ कंपाउंड है, कार्बोक्सिलेट है, तो मैंने इसमें क्या करना है मालूम है, मैंने और एक चीज क्या देखनी है इसके अंदर, कि फिनाइल रिंग का जो पाई बॉन्ड है ना अंदर, वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, किसके साथ में, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ में, जो ऊपर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है मेरा, ये CO2 माइनस ग्रुप है, इसके साथ में इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। उसका स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ किया है मैंने। तो मैंने क्या बोल दिया, फिनाइल रिंग को भाई प्लस है में, या फिर रेजोनेंस इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेट आयन के पास में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आप O माइनस लिख रहे हो ना इसको, अराउंड कार्बोक्सिलेट आयन, हेंस कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अभी एक इमेजिन करो, अगर समझो अगर फिनाइल रिंग अपना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाया कार्बोक्सिलेट को, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो इसको समझते हैं, ये मैं समझा देता हूँ, फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछना। देखो, अब इसको मैं थोड़ा येलो पेन से करता हूँ। अब देखो, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है मेरे पास में, ठीक है, समझो OH है, मेरे पास में समझो इधर मिथाइल है, ठीक है। अब इसका अगर मैंने ये बनाया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ,
तो CO2 माइनस और ये CH3 ऐसे बनेगा। बट अभी इसमें एक मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल है मंजनता मालूम है? वो ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ऑर्थो पोजीशन पे अभी क्या होएगा, स्टेरिक रिपल्शन होएगा। कल भी ऐसे पढ़ा था अपन ने, ऐसा इफेक्ट स्टेरिक रिपल्शन वाला फंडा था वो, स्टेरिक रिपल्शन होएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आएगा मालूम है, जिसकी वजह से CO2 माइनस ग्रुप, CO2 माइनस ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, जिसका जिसका रिजल्ट क्या आएगा मालूम है, अगर आउट ऑफ द प्लेन जाएगा वो, देन नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस बिटवीन, नो रेजोनेंस बिटवीन CO2 माइनस कार्बोक्सिलेट एंड बेंजीन रिंग। बराबर है? हेंस हेंस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। क्यों भाई? क्योंकि बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, तो कॉन्जुगेट पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। हेंस कॉन्जुगेट इज मोर स्टेबल, मोर एसिडिक। ठीक है, अब इसको मैं इधर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है मालूम है, अगर समझो ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है ऐसा, CO2 माइनस है और समझो इधर आपका CH3 है। ठीक है, इसके में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होएगा, रिपल्शन होएगा, वैन डेर वाल्स रेडियस ज्यादा है दोनों का इसके लिए। तो क्या होगा मालूम है, ये जो दूसरा तुम्हारा जो ग्रुप है, समझो ये जो ग्रुप है ना तुम्हारा, इसको मैं थोड़ा वेज डैश के फॉर्म में समझाता हूँ मैं आपको। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, वेज में बता रहा हूँ मैं इसको, प्लेन के बाहर चले जाए ऐसा कुछ हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ना तुम्हारा, इसको मैं डार्क बताया तो समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ, ये वेज में चले जाएगा। तो देखो ये वेज है, ये डैश है, तो एक प्लेन में नहीं है ना, ये एक प्लेन में अगर रहेगा नहीं, देन नो पैरेलल ऑर्बिटल्स, सो नो रेजोनेंस विथ फिनाइल रिंग। ये इसका मेन रीजन है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज बता दी तुमको। देखो फिर से बताता हूं मैं, अगर आपको कोई पूछता है कि भाई और तो सब्स्टिट्यूट एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं, देन दैट इज स्ट्रिक्टली नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है भैया? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, जब भी ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड के कोई भी ग्रुप होगा, तो वो जो कंपाउंड रहेगा वो हमेशा ज्यादा एसिडिक रहेगा। क्यों? क्योंकि फिनाइल रिंग का रेजोनेंस CO2 के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? स्टेरिक रिपल्शन है, तो दोनों प्लेनरिटी डेविएट हो जाएगा, एक प्लेन में रहेगा नहीं वो। तो फिनाइल रिंग का जो पाई बॉन्ड है उसका रेजोनेंस CO2 माइनस के साथ होएगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? फिनाइल रिंग है, तो उसका पाई बॉन्ड उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसका चार्ज तो बढ़ेगा नहीं ना, कम ही हो जाएगा उल्टा, इसके लिए वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर देखो, अगर मैं आपको एक डेटा दे दूं, डेटा में देखो क्या होता है, बेंजोइक एसिड अगर आपके पास में बेंजोइक एसिड है, उसका पीके होता है तुम्हारा 4.17। ठीक है, और आपके पास में समझो ये ऑर्थोटोलिक एसिड है, इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिक एसिड, जो ऊपर ड्रॉ किया है मैंने, इसका पीके होता है, इसका पीके होता है तुम्हारा 3.91। तो आपको पहले इसमें झटका लगेगा, आप क्या बोलेगा, अरे मिथाइल तो सर डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका एसिडिटी कम होना चाहिए, बट इधर तो एसिडिटी ज्यादा है, पीके कम है, मतलब एसिडिटी ज्यादा है ना। तो देखो ऑर्थोटोलिक एसिड का पीके 3.91 है और बेंजोइक एसिड का 4.17 है। तो अपन इसको है ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से नहीं समझा सकते, अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से तो अपना गलत हो जाएगा। तुमने कौन सा इफेक्ट समझाया? इसको ऑर्थो इफेक्ट से समझाया। सो दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्थो इफेक्ट, एंड ऑर्थो इफेक्ट कैन ओनली बी एप्लीकेबल एट ऑर्थो पोजीशन, इसलिए उसका नाम गिर गया वो। तो ऑर्थो इफेक्ट इज आल्सो टाइप ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, बट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्थो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसको क्या करो आप, इसको इसको लिख लो, एक काम करो आप इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो फटाक से इसको, ऑर्थो इफेक्ट को लिख लो अच्छे से, पूरा लिखो अच्छे से इसको, और कुछ डाउट रहेगा तो डाउट ले लेता हूँ मैं जब तक आपका।
ऑर्थो इफेक्ट में CH3 यानी सब्स्टिट्यूट कोई भी ग्रुप चलेगा, खाली CH3 नहीं, कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा तो ज्यादा एसिडिक रहेगा वो। कोई कोई बुक्स में क्या लिखा है कि OH ग्रुप नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि OH ग्रुप वैसे भी ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, वो आगे बताता हूँ मैं तुमको। बट वैसा तुम ऐसा याद मत करो, कोई भी ग्रुप को ही मान लेते हो उसका। कि तुमको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑर्थो इफेक्ट थोड़ी ना एग्जाम्पल में एग्जाम में आएगा। एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल आ जाएगा, ऑर्थोटॉलिक एसिड का बताओ एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो आपको टाइम में क्लिक होना चाहिए भाई, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होता है तो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो वैसा क्लिक होना चाहिए तुमको। एग्जाम में ऑर्थो इफेक्ट क्या है वो थोड़ी ना पूछने वाला है तुमको। कोई भी ग्रुप रहेगा ना, NH2 हो गया, OH ग्रुप हो गया, जब भी तुम्हारा एसिडिक ज्यादा ही रहेगा वो, क्योंकि उसमें रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। बट ऑर्थो पोजीशन पे जब भी एसिडिक रहेगा वो ज्यादा, रीजन ऑर्थो इफेक्ट नहीं रहेगा उसका। बताता हूँ एग्जाम्पल में आगे। और एनिलिन वाला क्या केस था, एनिलिन में SIP वाला जो केस था वो खाली कोई भी ग्रुप रहेगा NH2 के बाजू में ऑर्थो पे, तो उसका बेसिसिटी कम हो जाएगा। और ऑर्थो इफेक्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड के लिए एप्लीकेबल है, और SIP तुम्हारा एनिलिन के लिए एप्लीकेबल था। और SIR इन जनरल है, SIR किधर भी यूज हो सकता है तुम्हारा। नहीं यार, ये सल्फोनिक एसिड में देखा नहीं गया, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा गया, इसलिए मैंने पहले लिख दिया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एप्लीकेबल है ये। और क्या डाउट है। अभी देखो पूजा सोनी कैसा होता है में, फिनाइल रिंग भी आउट ऑफ द प्लेन जा सकता है, एसिड ग्रुप भी आउट ऑफ द प्लेन जा सकता है। कोई भी ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन जाएगा ना, तो दोनों में रिजल्ट क्या होने वाला है तुम्हारा, वो पैरेलल नहीं रहेगा। ठीक है, पैरेलल नहीं रहेगा तो फिर रेजोनेंस नहीं आएगा, वो देखना है अपने को। मतलब क्या होता है मालूम है जनता, पहले पहले जो लोगों ने देखा होगा ना, तो यही समझा होगा कि भाई ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो इसका एसिडिटी कम होना चाहिए। फिर उनको अचानक पता चला भाई इसका एसिडिटी तो ज्यादा है, तो फिर उन्होंने थ्योरी सोचा कि क्या रहेगा। तो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजन क्या था कि ऑर्थो इफेक्ट था, क्यों प्लेनरिटी डेविएट हो रहा था उसका, उन्होंने स्ट्रक्चर देखा होगा उससे, एक्सरे वगैरह से स्ट्रक्चर देखा होगा उसका 3D फॉर्म में। तो उनको पता चला कि भाई ये रेजोनेंस में नहीं हो रहा, इतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने फिर ऑर्थो इफेक्ट वाला फंडा लेके आया उसके अंदर, क्योंकि पहले तो सरप्राइज ही लगा रहेगा सबको। तो केमिस्ट्री में कैसा होता है, पहले तुम्हारा कोई चीज बनती है तुम्हारी, कोई कंपाउंड तुम बनाते हो, या तो कोई फैक्टर से उसको सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ अलग हुआ तो फिर तुमको थ्योरी देनी पड़ती है, जस्टिफाई करना पड़ता है। अदरवाइज बोलने वाले तो क्या बोलते हैं, भाई केमिस्ट्री तो बहुत ईजी है, ये लाल कलर को ग्रीन कलर में मिलाओ कुछ नया कलर बन जाएगा बस। बट वो क्यों बना, कैसे बना, कितनी देर में बना, वो सब चैलेंजिंग होता है ना केमिस्ट्री में बताना। तो वैसे ही देखो ये एसिड भी ऐसे ही होते जनरेट धीरे धीरे। एसिडिटी वाला जो फंडा होता है, जो केमिस्ट इसको स्टडी करता है फिजिकल ऑर्गेनिक में, वो भी यही समझ के किया होगा उसने, भाई मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या है, चल देखते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। तो उसने एक सरप्राइजिंग चीज ऑब्जर्व की कि भाई ऑर्थो वाला तो कम एसिडिक है, सॉरी ज्यादा एसिडिक है। तो फिर धीरे 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 उसने सोचा रहेगा वो पैरामीटर के ऊपर। अभी और ये ऑर्थो इफेक्ट है ना, मैंने आपको जो नोट्स दिया GOC का, उसमें भी अच्छे से लिखा गया है। जो GOC के नोट्स है तुम्हारे पास में केम्स पार्क के, उसमें भी अच्छे से लिखा गया है ये वेज और डैश मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया ये, क्यों प्लेन के बाहर कैसे जा रहा है इसके लिए। और देखो रिपल्शन किसके बीच में हो रहा है, मैं इसको ग्रीन येलो से करता हूँ। देखो रिपल्शन किसके बीच में हो रहा है तुम्हारा, ये दो ग्रुप के बीच में रिपल्शन हो रहा है ना। ठीक है, तो ने ये दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप अगर बाहर चले जाएगा तो प्लेन से जो डेविएट हो गया ना, रिंग के प्लेन से डेविएट हो जाएगा वो, तो आपका उधर ही रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा। मतलब मैं फिनाइल को भी प्लेन के बाहर डाल सकता हूँ, CO2 को भी प्लेन के बाहर डाल सकता हूँ। और अगर तुम CH3 को भी डालोगे अगर प्लेन के बाहर, तो CO2 के तो प्लेन से अलग ही हो गया ना वो। तो ओवरऑल नॉन प्लेनर से मतलब है तुमको कौन सा भी ग्रुप जाए, डेविएशन तो होने ही वाला है उसके अंदर रेजोनेंस में। तो ग्रीन बैकग्राउंड करता हूँ, कोई लोग को प्रॉब्लम हो रहा है।
ये सब चीज अपने नोट्स में भी दी गई है, वैसे तो थ्योरी वाइज सब लिखा हुआ है उसमें। अभी और कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके अंदर अपन। हाँ, और तो इफेक्ट में नॉन प्लेनर का कंसेप्ट देखना होता है। बट अगर जनता मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो इसका रीजन आपको भी पूछने वाला नहीं है ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्टली ऑर्डर निकाला जाएगा, तो वो टाइम में आपको क्लिक होना चाहिए ऑर्थो पोजिशन पर, अगर कोई ग्रुप है तो ज्यादा एसिडिक रहेगा बस। क्योंकि जैसा ये थ्योरी मैंने आपको बताया ऑर्थो इफेक्ट की, और भी कोई थ्योरी हो सकती है जिसको एक्सप्लेन करें, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अपने की है। अपने इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से समझा नहीं, अपने इसको सिंपल जीओसी समझा रेजोनेंस से। अच्छा, इसका ये बाकी है क्या तुम्हारा? लिख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना इसको। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जनता, अगर बचा हुआ रहेगा तो। ये अब एक चीज इससे रिलेट करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये सबने। अब देखो, अब सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमको। मेरे पास है ना ये कंपाउंड है, एसिड ग्रुप है, उसके पास मेरा ऑर्थो पोजीशन में मेरे पास में एक बार मिथाइल है, एक बार इथाइल है, एक बार आइसोप्रोपाइल है, और एक बार टेट ब्यूटाइल है। तो अब मुझे एसिडिटी का ऑर्डर बता सकते हो क्या? एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा? मिथाइल वाले को मैं ए लिख देता हूँ, इथाइल वाले को बी लिख देता हूँ, आइसोप्रोपाइल को सी, टेट ब्यूटाइल को डी। एसिडिटी का ऑर्डर बताओ क्या रहेगा मेरा? अगेन ऑर्थो इफेक्ट से सोचना है तुमको, इंडक्टिव इफेक्ट से मत सोचना है इसको, क्योंकि ऑर्थो वाले सब कंपाउंड है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो ऐसे ही धीरे धीरे स्टडी आगे इवॉल्व होती है। तो जो सबसे ज्यादा नॉन प्लेनर होएगा, सबसे ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन होएगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा। तो टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप बहुत बल्कि ग्रुप है, तो वो प्योरली आउट ऑफ द प्लेन रहेगा एसिड ग्रुप उससे, बेंजीन रिंग से। तो वो ग्रुप सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिटी अगर देखूंगा मैं डी सी बी ए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? अगर अल्काइल वाला केस आता है तुमको, तो तुम क्या बोलोगे, सर हमेशा अपने को स्टैटिक ग्राउंडिंग कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता ना, इसलिए तो मैंने जो एग्जांपल लिए ना, मैंने कैसे लिए, सब अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल लिए, जिससे आपको इजीली तुम रिलेट कर पाओ उसको। तो जैसे स्टैटिक ग्राउंडिंग बढ़ा रहा हूं मैं अल्काइल ग्रुप का, एसिडिटी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होते जाएगा उसके अंदर, इसके लिए धीरे धीरे। डी सी बी ए सही है, सबका आंसर राइट है ऑलमोस्ट। तो डीसी भी आंसर हो जाएगा इसका। कैसे देखा मैंने? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट से देखा। अगर मैं प्लस आई से देखता तो भाई आंसर में अलग ही कुछ होता। प्लस आई से अगर देखता तो मेरा एबीसीडी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एविडेंस है तुम्हारा। अब ये अगर तुमको अगर डाउट है, समझो ओएच ग्रुप में क्या होएगा। तो इधर देखो, मैं दो कंपाउंड लिखता हूँ। एक लिखता हूँ मैं CO2OH और OH, ठीक है। और एक लिखता हूँ मैं CO2OH और दोनों साइड OH लिख देता हूँ। अब बताओ मुझे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ए वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा कि बी वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा? बी वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा, सही है। रीजन बताता हूँ देखो, इसका रीजन क्या मालूम है? दिस रीजन इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग वाला फंडा है। कैसे बताता हूँ, देखो ऑर्थो इफेक्ट भी तुम अगर बोल दोगे तो भी सही आंसर जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एसिडिटी बी वाले में दो ऑर्थो पोजीशन पे तो वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका मेन रीजन बताता हूँ मैं आपको क्या रहेगा। देखो ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? ऑब्वियसली एसिड ग्रुप ज्यादा एसिडिक रहेगा फिनॉल के कंपेरिजन। तो एसिड का अगर मैं ग्रुप निकालूंगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, CO2O- और ये OH, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, CO2 माइनस OH OH, ऐसे लिखोगे तुम इसको, ठीक है। और अगर मैं तुमको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा तो देखो क्या होगा इसका। अगर तुम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये ऑक्सीजन को दोनों को डेल्टा माइनस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो तुम, इसमें रेजोनेंस हैबिट ऐसे बनाया था बीच में। और ये OH और ये OH, और इसका मैं क्या बना सकता हूँ इधर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों जगह आपका क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया दोनों जगह पे।
इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ गया इधर भी, ठीक है। इधर क्या देखो, इधर एक ही जगह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, एक ही जगह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके पास में। तो इसमें जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है ना, इसमें जो कॉन्जुगेट बेस सी बी स्टेबल है वो ड्यू टू मोर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ऑर्थो इफेक्ट से भी आंसर निकाल सकते हो आप, कोई रॉन्ग नहीं आएगा, बट इसका मेन रीजन क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप बोलोगे सर पहले क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, तो पहले अनआयन फॉर्म में भी तो नहीं था वो। देखो मैंने ये केस आपको इधर भी बताया था ना सेम, तो जब हमने डिस्कस किया था कैटेकल वाला एग्जांपल, इधर भी तुमको मैंने वही बोला था भाई, इसके अंदर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया। तो ये केस भी वैसे है ना, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है ना, पहले से थोड़ी है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इधर भी वही केस है, तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उतना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा, उतना ज्यादा एसिडिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी इज मोर एसिडिक देन ए ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट कोई कोई बुक्स में इसको ऑर्थो इफेक्ट बोल के अलग कट लिए हैं वो लोग, ठीक है। बट ऑर्थो इफेक्ट से भी आंसर राइट आ जाएगा तुम्हारा, नो डाउट। बट मेन रीजन इसका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई गेस ऑर्थो इफेक्ट तो इतना इनफ हो गया अपने लिए। अभी कुछ एक अजीबोगरीब क्वेश्चन है, वो देखते हैं, एक मिनट। सबका आंसर बी था वैसे था, ठीक है। आई गेस हमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी। अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने को। अपने बुकलेट में भी है बेसिक क्वेश्चन, भी बताया था मैं आपको। देखो जनता, इसमें क्या करना है मालूम है अपने को अभी क्वेश्चन। मेरे पास में समझो है ना, मेलोनिक एसिड है CH2, या फिर मेलोनिक एसिड मत लो, अपन सिस ट्रांस वाला लेते हैं कंपाउंड वाला। मेरे पास समझो ये कंपाउंड है CO2H CO2H, ठीक है। और एक कंपाउंड है मेरे पास में ट्रांस CO2H CO2H, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड, मतलब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है बेसिकली, इसका नाम हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। मुझे क्या डिस्कस करने वाले, देखो PKA1 इसका, और PKA1M लिख देता हूं मैं, इसका PKA1F लिख देता हूं मैं, तो फ्यूमेरिक एसिड से आपको क्लिक हो जाएगा। इसका PKA2M लिखना है, इसका PKA2F लिखता हूं मैं। मुझे है ना दोनों में कंपैरिजन करना है, किसका PKA और PKA1 किसका ज्यादा है, PKA2 किसका ज्यादा है, ऐसे मुझे कंपैरिजन करना है इसका, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए एक चीज ड्रॉ कर, इसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस अगर ड्रॉ करता हूं मैं, सेकंड, मैलिक एसिड का पहले डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। व्हाइट मार्कर ले लेता हूं मैं। देखो CO2H अच्छे से देखना है इसको, ये CO2H, ठीक है। अगर एक H प्लस चले गया, एक H प्लस जा रहा है, मतलब मैं इसको क्या लिखता हूँ, PKA1M लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा जनता, CO2O माइनस COOH, ठीक है। और इसका अगर मैं और एक H प्लस निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये CO2 माइनस, सॉरी बाद में ड्रॉ करता हूँ मैं, और एक H प्लस अगर निकाल दिया मैंने इसका, तो क्या हो जाएगा ये CO2 माइनस CO2 माइनस। तो इसको मैं लिखता हूँ PKA2M लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। सेम अगर ट्रांसफॉर्म में ड्रॉ करूंगा, ट्रांस जो एसिड रहेगा ये फ्यूमेरिक एसिड, उसका पहला H प्लस अगर जाएगा तो मैं इसको लिख देता हूँ PKA1F, ठीक है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा CO2 माइनस, ऐसे ड्रॉ करूंगा, और एक H प्लस अगर निकालता हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, PKA2F। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ CO2 माइनस CO2 माइनस। अब मुझे कंपेयर क्या करना है मालूम है, PK किसका ज्यादा है, PKA1M का ज्यादा है या PKA1F का ज्यादा है। PKA2, सॉरी 1 ऊपर है, थोड़ा और अच्छे से नहीं है, PKA2M ज्यादा है
या pKa2F ज्यादा है कंपेरिजन करना। ठीक है, अब थोड़ा अपने को रीजन ढूंढना पड़ेगा इसका। अब देखो, जैसा मैं अगर मैलिक एसिड से कंपेयर करूँ आपको, सिस जो कंपाउंड उसमें से H प्लस जाएगा, तो देखो इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है जिससे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है। वेयरएज सेकंड वाला देखो pK1F है, इधर कुछ कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फंडा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल रहेगा वो ज्यादा एसिडिक रहता है। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ जनता है इसके अंदर, pK1M हो गया, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसका pKa क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, pKa ज्यादा किसका है, pK1F का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैलिक एसिड में तो स्टेबलाइज हो रहा है तो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। बट अभी pKa2 देखता हूं अगर मैं, तो pKa2 में तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में अगर देखता हूं मैं, तो देखो अच्छे से ध्यान रखना, देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड है अभी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये H प्लस जल्दी से दे नहीं सकता है अभी। और इधर ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा देखो दूसरा पीके, इसमें तो ऐसा H प्लस कुछ नहीं है, फ्यूमेरिक एसिड का H प्लस तो कुछ दे देगा वो। तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका, फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा pK2 में, क्योंकि pK2M में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया अभी, तो H प्लस जल्दी दे नहीं पाएगा ये। तो सेकंड का अगर देखेंगे हम तो pK2M ज्यादा रहेगा मेरा, दोनों में अलग अलग फंडा यूज किया। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, pK1M जो लिखा है ना मैंने, उसमें एसिडिटी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। बट मतलब तो क्या हो गया भाई, ये तो अपने के लिए बून हो गया, अपने लिए एडवांटेज हो गया ये तो। बट यही चीज आपकी ना बेन हो जाएगी, यही चीज आपकी डिसएडवांटेज हो जाएगी pK2M में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन्वॉल्व होगा तो जल्दी H प्लस लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया, pK1M का कम है pK1F से, क्योंकि pK1M में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो स्टेबलाइज हो रहा है वो। बट ये चीज डिसएडवांटेज हो जाएगी आपकी, डिसएडवांटेज हो जाएगी आपकी pK2 में, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो एक्सेस दे नहीं पाएगा जल्दी से, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, pK2M तुम्हारा कम एसिडिक हो जाएगा pK2F से। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछो अच्छे से, बहुत अच्छा फंडा था ये, जल्दी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है बुक में ये। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो, मतलब इसमें हमने क्या था कमाल में, आइसोमरिज्म में देखा, सीसो ट्रांस में कैसे निकालते हैं अपन ने, वो फंडा यूज किया, तो इसमें भी अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा यूज करना पड़ गया। कुछ भी डाउट है तो पूछो। सीसो ट्रांस में कैसे देखा मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे यूज किया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक जगह एडवांटेज हो गया और एक जगह डिसएडवांटेज हो गया। तो जब भी आपको pK1M निकालना था तो एडवांटेज रह गया अपना, और pK2M में डिसएडवांटेज हो गया। देखते हैं डाउट किसके, जिसको डाउट रहेगा हैंड रेज कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर डाउट नहीं रहेगा तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटक से। आगे ले लिया होगा तुम लोग ने। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है ऑर्बिटल लेवल पे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ऑर्बिटल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें अपने को भी। तो इसमें मैंने दो कंपाउंड दिया आपको, एक कंपाउंड है मेरा ऐसा 4 मेंबर रिंग है बाइसाइक्लिक, दोनों भी 4 मेंबर रिंग है, और ये CO2H है। ठीक है, और एक कंपाउंड है मेरा टेट बुटाइल वाला, ये CO2H है, ये सब मिथाइल है। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा मुझे बताओ, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, ए वाला या बी वाला। आइसोमर नहीं, अलग अलग कंपाउंड है, आइसोमर नहीं, अलग अलग कंपाउंड है। तुमको एक चीज क्या बताया मालूम है, तुमको एक चीज क्या बताया भैया, एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होएगा, एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ एस एक्सोसाइक्लिक में एक्सो बॉन्ड में इंक्रीज होएगा, तो एसिडिटी इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता है अभी। तो अब देख के डायरेक्टली बोल दो कि भैया ये तो 4 मेंबर रिंग है, बाइसाइक्लिक 4 मेंबर रिंग है, इसमें एक्सिस में क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होएगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरनली क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। और अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो बी वाला, तो इसमें क्या आएगा, देखो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, अभी अगर रिपेल करेगा ये तो क्या आएगा, ये इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिपल्शन होने से ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंटरनली बढ़ जाएगा, और बाहर तुम्हारा परसेंटेज ऑफ पी बढ़ रहा है।
देखो एक बॉन्ड अगर एक जगह एंगल कम बढ़ तो दूसरी जगह एंगल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर एक जगह एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो दूसरी जगह इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कैसे कंपेंसेट करेंगे हम? पी कैरेक्टर बढ़ा के। तो छोटे रिंग में क्या होता है, बाहर एस कैरेक्टर बढ़ता है और नीचे अंदर पी कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये आपने बेंड्स वगैरह में भी देखा होगा, ये बेंड्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वही फंडा यूज करना है मुझे इधर, और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अपना जो केमस्टर का नोट्स है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने फंडा थ्योरी के साथ में। तो इसमें शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। अगर एंगल स्ट्रेन अगर ज्यादा रहेगा ना तो बाहर के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो CO2H देखो भारी है ना, ये भारी एक्स्ट्रा तो है ये, तो इसके लिए ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, और बी में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन हो जाएगा। तो इसका आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था इसका 109, बट ये 109 से इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर गया जनता? क्योंकि मिथाइल और मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन हो जाएगा। तो रिपल्शन कैसे अवॉइड करेंगे? एक्सपांड करके। वो अगर बॉन्ड एंगल एक्सपांड कर रहा है बाहर से, ठीक है, तो अंदर का बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया इधर, ये जो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा इंटरनली, तो बाहर परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वैसे देखा है अपन ने इधर। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर से तो क्या होता है, कोई इसका रिलेशन नहीं होता है एसिडिटी का। तो एसिडिटी का रिलेशन होगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से। तो इसलिए मेरा ए वाला कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन बी वाला कंपाउंड। ठीक है, अगर तुमको कुछ भी नहीं चमका तो इतना याद रखो, छोटा रिंग एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक रहेगा, बस खत्म हो जाएगा उधर तुम्हारा कंसेप्ट। ठीक है, और अगर डिटेल अगर जानना चाहते हो ना, इसका मैंने वर्ड टू वर्ड डिटेल लिखा है, इसका अपने नोट्स में मिल जाएगा तुमको। केम सर का जो नोट्स मैंने आपको दिया है PDF, उसमें अच्छे से मिल जाएगा तुमको, इसका डिटेल वर्ड टू वर्ड लिखा है मैंने इसका कंसेप्ट। इसके इतना इसमें इतना ही कर लो तो ही बस हो गया। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे इसके रिलेटेड, देखो और अगर क्वेश्चंस बाकी जो मिक्स एग्जांपल में अगर कर लेंगे इसको क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार ऑर्बिटल कंसेप्ट का। इस सेम एग्जांपल मेरे अपने नोट्स में भी है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी। ठीक है, हो गया रहेगा आपका अभी तक। और देखो मैंने एरोमेटिसिटी में आपको एक चीज पढ़ाई थी, एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है? एरोमेटिसिटी में आपको मैं एक चीज पढ़ाई थी, एनिलेशन इफेक्ट, वो भी आपको देखना है नोट्स में से। ठीक है, वो भी एसिडिटी का पार्ट है। ठीक है, अभी अपन कुछ करते हैं, अच्छे एग्जांपल्स करते हैं कुछ एकदम, जिससे आप एकदम प्रफुल्लित हो जाओगे और सरप्राइज भी हो जाओगे। अब देखो HOCl है मेरे पास में, ठीक है, HClO2 है और HClO3 है और HClO4 है। मुझे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा इसमें से? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा? ABCD नंबर कर देते हैं, लेबलिंग कर देता हूँ इसको। बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा इसके अंदर? आंसर आना चालू हो गए। डी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑब्वियसली। डी वाला कौन सा एसिड है तुम्हारा? परक्लोरिक एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों रहेगा जनता? इसमें अगर H+ निकाल दोगे इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कीटोन कीटोन डबल बॉन्ड है ये OH, तो रेजोनेंस स्टेबल सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा अपना, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा अपना एसिडिक हो जाएगा। तो परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब यही अगर क्वेश्चन में आपको पूछूं HClO4 और HbRO4 है, इसमें से कैसे देखोगे आप स्ट्रॉन्ग एसिड? P और Q लिख देता हूं मैं, कौन सा ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, P या Q? HClO4 या फिर HbRO4? बताओ जल्दी। आंसर आ गया क्या? सबको लगता है Q वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा एसिड। क्यों भाई? देखो इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। सबको आंसर लग रहा है Q वाला सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, बट वो गलत जवाब है तुम्हारा एक्चुअली। क्यों बोलो? क्योंकि देखो रेजोनेंस किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? 3d ऑर्बिटल रहेगा, empty3 ऑर्बिटल। ठीक है, 3d या फिर 3p बोलते हैं इसको। ठीक है, 3d या फिर 3p ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। वैसे ही ब्रोमीन का अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का इसमें भी 2p है, तो ब्रोमीन का क्या आएगा? 3d या फिर 3p ऑर्बिटल में ओवरलैप होने वाला है। तो छोटे ऑर्बिटल्स लाइक ऑर्बिटल्स कौन से हो गए? ये ऑर्बिटल का गैप कम है ना, 2p और 3d, फिर इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी 4d होएगा ना, ये 4d होएगा ब्रोमीन में, MT4D या फिर 4p हो जाएगा। तो अच्छा ओवरलैप किधर होने वाला है तुम्हारा? 2p 3d में अच्छा ओवरलैप हो जाएगा ना, 2p 4d में कंपेयर करेंगे तो। इसके लिए
HClO4 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो HClO4 को तुम परक्लोरिक एसिड तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ना इनऑर्गेनिक में, परक्लोरिक एसिड तो ठीक है। तो इसमें भी तुमने रेजोनेंस देखा, ठीक है, फिर इसमें भी तुमने रेजोनेंस देखा, तुमने ड्रॉ भी कर दिया, सबसे ज्यादा रेजोनेंस HClO4 में हो रहा है, ठीक है। अभी यही बेसिस पे अगर मैं तुमको और एक क्वेश्चन बना दूं, इधर मैं आपको पूछता हूँ H3PO2 H3PO3 और H3PO4 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा? इसको मैं देता हूँ A B C। इसमें मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा H3PO2 H3PO3 और H3PO4 में से? इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप बताना मुझे। PO OH H H, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है, ये P डबल वन O, ये OH, ये OH, ये H, इसका H3PO3 का स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर होता है PO OH OH OH। और ये चीज आपने शायद प्रूव भी करी है इसके अंदर, आपने MSc में फिजिकल में प्रैक्टिकल किया होगा टाइट्रेशन करके, उसमें प्रूव भी किया था H3PO4 का। तो ABC में से अभी बताओ किसको क्या लगता है? ABC सबको ABC लग रहा है, तो ABC इज द राइट आंसर। ABC तुम्हारा राइट आंसर है। क्यों मालूम है जनता? क्योंकि देखो ए में अगर हम देखेंगे ना, तो देखो ए में अगर देखते हैं अपन, देखो एक OH ग्रुप है, ये वाला H प्लस निकाल लेगा इधर से, तो P डबल वन O माइनस H H, ये हो जाएगा रेजोनेंस PO के साथ में। बट ये पंगा आपको इधर हो जाएगा, इधर पंगा कैसे हो जाएगा आपका? जब आप एक का कोई भी एक का H प्लस निकाल दोगे ना, तो दूसरा OH ग्रुप है इधर, तो ये क्या करेगा? अभी क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप कर लेगा ना। ये देखो ये O माइनस इधर से भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, और ये लोन पे इधर से भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? बेसिकली प्लस M ग्रुप है ना। देखो OH जैसा प्लस M ग्रुप, वैसे अगर इधर भी आप देखोगे PO O माइनस, दो OH ग्रुप आ गए, मतलब दो प्लस M ग्रुप आ गए इधर, तो दो प्लस M ग्रुप है इधर, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का कम हो जाएगा। तो इसके केस में ना H3PO2 का एसिडिटी सबसे ज्यादा, फिर H3PO3, फिर H3PO4, ठीक है। बट यही चीज को आप कभी कभी क्या करते हैं बच्चे मालूम है, बच्चे कैसे रिलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करोगे मालूम है इसको, ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें देखो +1 था, ये +3 था, ये +5 था, और +7 था। कोई भी जगह कैसे पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली वाले केस में इंक्रीज होएगा, नो डाउट। तो देखो दूसरा वाला जो केस था, ये भी +7 था, ये भी +7 था HClO4 इसमें, तो इसमें हमने कैसे कंपेयर किया? आप कैसे देख सकते हो? अगर जो मेरा सेंट्रल एलिमेंट है क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहेगा तो भी ज्यादा एसिडिक रहेगा, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहता है, ब्रोमीन से आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। और दूसरा मैंने क्या बोला आपको, जो रेजोनेंस हो रहा है वो 2p और 3d के बीच में हो रहा है, या फिर 3p के बीच में हो रहा है, और ब्रोमीन में आपको मैंने क्या बोला 2p और 4p के 4d के बीच में हो रहा है, तो रेजोनेंस भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उससे भी आंसर निकाल सकते हो आप। बट ये वाला फंडा आप इधर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इधर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा +2, ये हो जाएगा तुम्हारा +3, और ये हो जाएगा तुम्हारा +5। तो एक्चुअली तो एसिडिक +5 होना चाहिए था, बट एसिडिक कौन है? H3PO2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमेशा भरोसा मत करना तुम लोग, ठीक है, तुम्हारा आंसर रॉन्ग कट जाएगा तुम्हारा आंसर इसमें। अब ये अगर मैं आपको बोलूं HNO3 और H3PO3, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा रहेगा? फिर H3PO5 ले लो, चलो H3PO5, इसमें ज्यादा एसिड कौन रहेगा? नाइट्रोजन भी इसमें क्या है? +5 है, और फास्फोरस भी इसमें +5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिएगा अपन नाइट्रोजन का, और ऑर्बिटल ओवरलैप भी देख लो आप, तो HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे सब कंसेप्ट करने पड़ेंगे तुमको सब कुछ। तो देखो ये सब मिसलेनियस एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताया अभी इधर सर, ठीक है। और अपना क्या कौन सा पार्ट रह गया? एसिडिटी का, तो आई गेस सब पार्ट कवर कर लिया मैंने, एसिडिटी का कुछ पार्ट छोड़ा नहीं तुम्हारा। चाहिए तो एक पार्ट और कर लेते हैं अपन, एरोमेसिटी वाला पार्ट भी कर लिया वैसे तो अपन ने, तो कुछ अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है इसको। तो भी देख लेते कुछ एग्जांपल अच्छे मिलते हैं क्या अपन, बुक में देखते कुछ एग्जांपल है क्या। हाँ देखो ये जो एग्जांपल है अभी, विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक, देखो ये जनता एग्जांपल है, ये वाला A और B, इसमें बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होएगा?
ये CH देखना है आपको बेसिकली, ये CH का एसिडिक पूछा है तुमको, ये CH ज्यादा एसिडिक है या ये CH ज्यादा एसिडिक है, इसका आंसर बताओ फटाक से, ए और बी में। और ये जो भी अभी मैं अब जो मैंने ऑर्थो इफेक्ट के बाद में बता रहा हूँ ना मैं आपको, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं इस पे भी अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ मैं ये। कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, कितने दिन कैंसर आए और बी के हिसाब से, ए वाला सही है, सबके आंसर राइट है। ऑब्वियसली ए वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा जनता, क्योंकि मालूम है देखो इधर नेगेटिव चार्ज है ना तुम्हारा, ठीक है, और इधर इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो देखो ये थोड़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेलर टाइप हो जाएगा ना, प्रोपेलर मैंने बताया था आपको फिजिकल में क्या होता है, प्रोपेलर टाइप हो जाएगा ये। और इधर क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल प्लेनर है, ये कोप्लेनर हो जाएगा सब चीज। जो अनायन बनेगा कोप्लेनर रहेगा, तो अच्छे से रेजोनेंस होगा, तो जितने अच्छे से रेजोनेंस रहेगा उतना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहेगा, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो। ठीक है, ये समझ गया, तो ए वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा बी वाले से ऑन द ग्राउंड ऑफ कोप्लेनर स्ट्रक्चर। अभी देखो, अभी मैंने अभी आपको जो बताया ना मैलिक एसिड वाला फंडा, तो ये क्वेश्चन भी पूछा है, मैलिक एसिड थैलिक एसिड वाला फंडा पूछा है, फर्स्ट एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa1 pKa2, ये बाद में आप घर पे सॉल्व करना। चलो ये बता दो अभी, तो ये भी आ जाएगा आपको, अभी तो मैंने डिस्कस किया। इसमें बताओ एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगा, इसका एसिडिटी ऑर्डर बताओ, एबीसी में से एसिडिटी ऑर्डर बताओ अभी इसमें से, एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट एसिडिक, ऑर्डर मत बताओ, खाली मोस्ट एसिडिक जो वही बताओ, ऑर्डर मत बताओ, ऑर्डर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसमें बताना, मोस्ट एसिडिक इसलिए पूछ लिया तुमको। मोस्ट एसिडिक अगर देखेगा अपन, देखो ये जो CH3 है, इसका H प्लस निकालना है तुमको, इसका H प्लस निकालना है, इसका H प्लस निकालना है, ठीक है। तो मैं ए वाला करके बताया था आपको, तो देखो ए वाला जब ड्रॉ करूंगा मैं इसका स्ट्रक्चर, तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ये CH2 माइनस, ठीक है। तो ये रेजोनेंस अगर करता हूं मैं, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो देखो कैसा बन रहा है ये स्ट्रक्चर आपका अभी, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो देखो ये रिंग एरोमेटिक हो गया ना तुम्हारा अभी, ये रिंग एरोमेटिक हो गया, और वो सिर्फ आपका ए में हो सकता है, बस बी और सी में एरोमेटिक नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा ए वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा और सबसे कम पीके रहेगा इसका। ऐसे देखा मैंने तुमको, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ऐसे रिलेटेड। ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम है, फुलविन टाइप किया था ना हमने, फुलविन फुलविन वगैरह किया ना हमने, फुलविन फुलवेलिन वगैरह किया स्पेरोमेट्रिसिटी में, उस वैसे टाइप का मॉलिक्यूल है ये। अब देखो इसमें अच्छा बेस कौन सा हो सकता है, ए वाला की बी वाला अच्छा बेस हो सकता है मेरा, बताओ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखना है तुमको, विच वन ऑफ द टू कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, ए वाला है बी वाला, जो H प्लस को अच्छे से पकड़ के रखेगा, स्टेबल करेगा, और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बी वाला ज्यादा बेसिक रहेगा, वो जैसे H प्लस आता है उसको पकड़ के रखता है बीच में, ऐसा, ठीक है। और तो कल कर लिया था ये अपने क्वेश्चन, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था करने को। अभी एक मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं आपको एक कुछ चीज ढूंढने को बोलता हूँ, आप ढूंढ ढूंढ के रखना। एक तो नाम है, एक बेस का नाम है तुम्हारा वर्कडे बेस, वर्कडे, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं मुझे इसका क्या होता है, आपको क्या ढूंढना है इंटरनेट पे, वर्कडे बेस क्या होता है, फिर DBU DBN क्या होता है, और थर्ड में आपको बोलता हूँ सुपर एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज सुपर एसिड्स, ठीक है। और एक और चीज देख बतानी थी मुझे आपको, हाँ, प्रोटॉन स्पॉन्ज बेस क्या होता है, प्रोटॉन स्पॉन्ज बेस, ये चार कंपाउंड तुमको है ना इंटरनेट से ढूंढने हैं और अपने ग्रुप पे डिस्कस करने हैं ये, ठीक है। क्या क्या, वर्कडे बेस, DBU DBN, सुपर एसिड्स क्या होते हैं, और प्रोटॉन स्पॉन्ज बेस क्या होता है। तो ये पहला, फर्स्ट, टू और फोर्थ बेस है तुम्हारा, थोड़ा सा सुपर एसिड है, ठीक है। सुपर एसिड बोलते हैं इसको, या फिर मैजिक एसिड भी बोलते हैं, मैजिक एसिड। ये चीज आपको इंटरनेट से ढूंढनी है और ग्रुप पे डिस्कस करनी है इधर, ठीक है। तो अभी कुछ डाउट्स ले लेते हैं, कुछ डाउट्स है तो, वैसे टॉपिक तो हो गया पूरा अपना। अपना देखो अभी एसिडिटी बेसिडिटी पूरा हो गया है, ये तो मैंने एडिशनल बोल दिया आपको करने के लिए, ढूंढने के लिए। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना ना, वो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म टाइप ही होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बेसिक बताऊंगा मैं आपको, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब होगा अपना। तो वो रिएक्शन का ही पार्ट रहेगा बेसिकली, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से क्या आएगा तुम्हारा, अभी दो ट्रैक चलेगा ऑर्गेनिक के, स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ट्रैक चलेगा और एक ट्रैक चलेगा तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का,
रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो, सब साथ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो पहले अपन जीओसी जो पढ़ा है ना उसको आगे यूज करने वाले हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में। बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, SN1 SN2 क्या होता है, ऐसे बेसिक पढ़ेंगे अपन। फिर अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अपन। तो स्टीरियो और स्पेक्ट्रो में साथ में नहीं ले रहा, मैं पहले सोच रहा था स्टीरियो स्पेक्ट्रो साथ में लूं, बट फिर सोचा थोड़ा अलग लाइन पे चले जाएगा वो, तो इसलिए रिएक्शन और स्पेक्ट्रो को साथ में लूंगा। ठीक है, अभी कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं अपन मिलता। कुछ भी डाउट है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। वैसे तो मैं ग्रुप अपलोड भी करने वाला हूँ, ये जो आज का वीडियो था अपना ऑर्थो इफेक्ट के बाद में का, वो अपलोड भी करूंगा मैं। अभी तुमको क्या करना है, जीओसी क्लास असाइनमेंट आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, और फिर तुम्हारा एक एक्सरसाइज बुकलेट भी शायद मैंने आपको दिया था कल, वो भी आप पूरा कर सकते हो। जीओसी क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन 8 ऑफ एसिडिक स्ट्रेन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखेंगे इसका अपन, मेरे ख्याल से यही पूछ रहे खदीजा। खदीजा तुझे अनम्यूट करता हूँ। खदीजा तुझे अनम्यूट किया है मैंने। नहीं सर, ये वाला नहीं सर, एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट जो है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का 8। हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन का 8 वाला सर। ओके, हाँ। अरे ये, अच्छा तुझे क्या लग रहा है क्या आंसर रहेगा? अभी देखो जनता, मैंने कल बोला था ना आपको, साइनाइड ग्रुप जो रहता है तुम्हारा, ये तुम्हारा SIR में यूज नहीं होता है ना। साइनाइड ग्रुप का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर होता है ना ऐसा। ठीक है, और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज रहता है इसका। तो ये क्या करेगा, ये इससे रिपेल करेगा, स्टेरिक रिपल्शन, रिपेल करेगा एक दूसरे को। बट ये नो रिपेल, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन जो रहता है sp रहता है ना, तो इसका ज्योमेट्री ऐसा लीनियर रहेगा, है ना। तो इससे वैसे क्या आएगा, ये जो OH रहेगा ना, इसके साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट करेगा साइनाइड ग्रुप के साथ में। बट ये क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा। अभी आउट ऑफ प्लेन अगर जाएगा ना ये, तो क्या आएगा, ये OH का जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वो इससे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर सकता, ये खाली अंदर ही घूमेगा बस। बट नाइट्रो ग्रुप तक आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, आउट ऑफ द प्लेन चले गया। क्यों चले गया, तो ये SIR के हिसाब से क्या हो रहा है, ड्यू टू SIR, कल अपने पढ़ा था ना बेसिसिटी में, SIR इफेक्ट की वजह से इसका ये -m से स्टेबलाइज हो रहा है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो साइनाइड वाला कंपाउंड इसमें मोर एसिडिक। आंसर आई गेस क्या होगा पता नहीं, बी वाला कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। पीछे क्या दिया आपको आंसर सॉल्यूशन में, ये भी चेक कर लेता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 है ना ये, तो इसका आंसर है तुम्हारा 2 ग्रेटर देन 1, बराबर है। तो पीछे भी आंसर राइट ही है फिर तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें ऐसा है। और किसको डाउट है क्या कुछ? 37 एसिडिटी वाले क्वेश्चन। कौन सा है तुम्हारा, NH2 वाला कंपाउंड है। ओके, 37 में तभी आएगा तुम्हारा एक ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा है, एसिडिटी पूछा है कि पीके पूछा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो इसमें तुम्हारा आना चाहिए NH2, इधर तो +M हो जाएगा, तो पैरा वाला सबसे वीक रहेगा, पैरा मेटा ऑर्थो। इसका आंसर आना चाहिए वैसे तो ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से, ऑर्थो पहले आ जाना चाहिए, फिर मेटा, फिर पैरा।
ये इसका आना चाहिए एक्सपेक्टेड आंसर। ऑर्थो इफेक्ट यूज किया अपन ने, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर मेटा वाला का सिर्फ माइनस आई यूज होएगा इधर, और पैरा वाला तो क्या प्लस आई में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, तो पैरा सबसे कम हो जाएगा इसमें। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ NH2 वाले का ऑर्थो इफेक्ट, जहां तक मैंने ऑर्थो इफेक्ट इसका किधर देखा नहीं है, मतलब एग्जांपल देखा नहीं है ऐसा, तो इसका वीके वैल्यू से मैं कंपेयर करके आपको बाद में बताता हूँ 37 वाले का। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होगा, बट वैल्यू से कंफर्म कर दूंगा मैं एक बार आपको। और क्या डाउट है इसके अंदर? और कुछ डाउट है असाइनमेंट में आपको? कोई भी कार्बोकेटाइन से भी रिलेट चलेगा, कोई भी जीओसी से रिलेट चलेगा आपको?